गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का एक वीडियो है। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पुणेकर बुक सीरीज़ को कंप्लीट करने वाले हैं और जो पुणेकर बुक है इसमें लगभग 5500 क्वेश्चन दिए गए हैं और ये 5500 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं हम 35 चैप्टर्स में। तो इन 35 चैप्टर्स में जो 5500 क्वेश्चन हैं उसको हम याद करने की कोशिश करेंगे। पहला हमारा टारगेट 5500 क्वेश्चन होंगे। इसके डिस्क्रिप्शन को भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा क्योंकि डिस्क्रिप्शन को भी ऐड कर लें तो लगभग ये 10,000 फैक्ट्स हो जाएंगे। तो एक साथ डिस्क्रिप्शन और क्वेश्चन याद करना ठीक नहीं रहेगा। सबसे पहले क्वेश्चंस को याद करेंगे, उसके बाद डिस्क्रिप्शन को भी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। पहला चैप्टर है। इस चैप्टर में लगभग 200 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, तो पूरा ही चैप्टर एक ही वीडियो में कवर किया जाएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्राचीन साहित्य में मध्य प्रदेश को इंगित करते हुए परिभाषा दी गई है। अर्थात कौन सा प्राचीन साहित्य है जिसमें मध्य प्रदेश को डिफाइन या डेफिनेशन उसमें दी गई है। तो मध्य प्रदेश को इंगित करने वाली जो परिभाषा दी गई है वह दी है मनुस्मृति में। मनुस्मृति में मध्य प्रदेश को इंगित करने वाली परिभाषा दी गई है और मनुस्मृति में आचार्य मनु ने मध्य प्रदेश को जो परिभाषित किया है वह यह है कि हिमालय और विंध्याचल पर्वत के बीच का भाग तथा विंसन अर्थात जहाँ पर सरस्वती नदी का लोप हुआ है उसके पूर्व में तथा प्रयाग के पश्चिम में फैला भूभाग मध्य प्रदेश कहलाता है। और यह परिभाषा दी गई है आचार्य मनु के द्वारा प्रसिद्ध कृति मनुस्मृति में। सेकंड क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का उल्लेख निम्नलिखित में से किस या किन रूप में मिलता है। तो मध्य प्रदेश का उल्लेख किस रूप में मिलता है। तो यह एक स्थलबद्ध राज्य है, बिल्कुल सही है। देश का हृदय प्रदेश है, यह भी सही है। और दक्षिणापथ या रेवोत्तर के नाम से भी जाना जाता है। तो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। तीनों ही चीज़ें मध्य प्रदेश के बारे में बिल्कुल सही है। अर्थात लैंड लॉक्ड है, चारों तरफ से भूमि है, कहीं पे भी समुद्र की सीमा स्पर्श नहीं करती है। देश का हृदय प्रदेश है क्योंकि मध्य में है। और दक्षिणापथ दक्षिण की ओर जाने का रास्ता प्रदान करता है। और रेवोत्तर नर्मदा नदी के उत्तर का भाग मध्य प्रदेश है। तो तीनों ही चीज़ें बिल्कुल सही है इसके बारे में। इसी में डिस्क्रिप्शन में एक और चीज़ दी गई है कि सोया स्टेट या टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया था। तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश का नामकरण किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और मध्य प्रदेश का पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो नाम दिया था वह नाम है हृदय प्रदेश। आपसे कहा जाएगा हृदय प्रदेश किसने नाम दिया। तो हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश का जो नाम दिया वह दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मध्य प्रदेश का भूवैज्ञानिक दृष्टि से किसका भूभाग है। तो मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से जिस क्षेत्र का या जिस लैंड का भूभाग है वह है गोंडवाना लैंड। मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का भूभाग है, यही डिस्क्रिप्शन में दिया है। फिर एक और डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी गई है कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी भूभाग की ओर विंध्यन सेल समूह तथा दक्कन ट्रेप स्थित है। अर्थात जो मध्य प्रदेश का पश्चिमी भूभाग है उसमें विंध्यन सेल समूह और दक्कन ट्रेप स्थित है। अभी फोकस सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन है उस पर करना है। और आप चाहें तो मैंने हाईलाइट कर रखा है, हाईलाइटेड टेक्स्ट को पढ़ लेंगे तो आपका डिस्क्रिप्शन भी कवर हो जाएगा। भौगोलिक दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही नहीं है। तो गलत कथन आपको बताना है। भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश दूसरा बड़ा राज्य है, बिल्कुल सही है। पहला बड़ा राज्य है राजस्थान। मध्य प्रदेश देश के क्षेत्रफल का 9.38% भूभाग अपने पास रखता है, बिल्कुल सही है। प्रदेश की दक्षिणी सीमा चंबल नदी बनाती है, यह कथन गलत है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स। फिर मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों को स्पर्श करती है, यह भी बिल्कुल सही है। अब सही कथन क्या है। तो मध्य प्रदेश की जो दक्षिणी सीमा है, दक्षिणी सीमा मध्य प्रदेश की बनाई जाती है ताप्ती नदी के द्वारा। यही डिस्क्रिप्शन में लिखा है, मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा का निर्धारण ताप्ती नदी के द्वारा किया जाता है। फिर है छठवां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में लगभग कितने मिनट का अंतर है। तो मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी भूभाग में लगभग 34 मिनट का अंतर है। आपको ध्यान रखना है 8.4 × 4 यहीं से आता है 34 मिनट। ये देशांत और अक्षांश जिसमें पढ़ते हैं, जिससे समय की गणना होती है, वहीं से निकाला गया है। तो मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में कितने मिनट का अंतर है। 34 मिनट का। फिर 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संघ समूह के साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिलते हैं। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से संघ समूह पाए जाते हैं। तो पुराने संघ समूह मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, आर्य समूह भी पाए गए हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानें भी पाई जाती हैं। तो इसका सही आंसर होगा
द्रविड़ समूह। मध्य प्रदेश में द्रविड़ समूह की चट्टानें नहीं पाई जाती है। तो इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए आप कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से समूह धारवाड़, पुराने, आर्य, तृतीयक, क्रिटेशियस, कल्प आदि की चट्टानें के साथ साथ मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में पाई जाती है, किंतु द्रविड़ संघ के कोई भी साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं पाए जाते। आपको ध्यान रखना है धारवाड़ क्रम की, पुराने, आर्य समूह, तृतीयक और क्रिटेशियस, कल्प। 8th क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में फैली हुई है? तो जो अरावली पर्वत श्रृंखला है मध्य प्रदेश के किस भूभाग में फैली गई है? तो यह अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के मालवा के पठार में फैली गई है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ आती है? अरावली पर्वत श्रृंखला मालवा के पठार का भूभाग है। और इसके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। तो पृथ्वी की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है अरावली पर्वत श्रृंखला, जो कि मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में फैली है। सबसे पहले ध्यान रखना है कि अरावली आती है मालवा के पठार में और मालवा के पठार के भी उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। मालवा के पठार के अंतर्गत जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है अरावली पर्वत श्रृंखला की। आर्य समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश में किस रूप में पाई जाती है? तो आर्य समूह की जो चट्टानें हैं वह मध्य प्रदेश में गोंडवाना शैल समूह के रूप में पाई जाती है। इम्पॉर्टेंट है, गोंडवाना शैल समूह के रूप में पाई जाने वाली चट्टानें आर्य समूह की चट्टानें हैं। यही लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में कि आर्य समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश में गोंडवाना शैल समूह के रूप में पाई जाती है, जबकि क्रिटेशियस कल्प की चट्टानें बाघ सीरीज एवं लमेटा सीरीज के रूप में पाई जाती हैं। तो यह पूछा जाता है कि क्रिटेशियस कल्प की चट्टानें किस रूप में? तो एक तो बाघ सीरीज और लमेटा सीरीज, या उल्टा भी पूछा जा सकता है कि बाघ सीरीज एवं लमेटा सीरीज की चट्टानें किस समूह की है? तो वह है क्रिटेशियस कल्प। वर्तमान मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक स्थिति है उसका सही आंसर होगा स, अर्थात अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो 21.6 उत्तरी अक्षांश से 26.30 उत्तरी अक्षांश के मध्य, तथा देशांतर में 74.9 से 82.48। राज्य के विस्तार के संदर्भ में 11th क्वेश्चन है, राज्य के विस्तार के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो राज्य की पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार 870 किलोमीटर, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, जबकि यह कथन गलत है, क्योंकि मध्य प्रदेश के हम देखें तो इस तरीके का जो ऊपर से नीचे उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार है वह है 605 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की ओर है 870 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट 12th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य है, तो मध्य प्रदेश एक भू आवेष्टित राज्य है, अर्थात यहाँ कहीं से भी किसी अंतर्राष्ट्रीय देश या फिर कहीं से भी समुद्री सीमा को स्पर्श नहीं करता है। तो मध्य प्रदेश एक भू आवेष्टित राज्य है। इसके अलावा राज्य देखें जो इसी तरीके के हैं वह है हरियाणा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ध्यान रखना है इनके नाम भी कि हरियाणा, छत्तीसगढ़ और झारखंड भी पूर्णतः भू आवेष्टित राज्य है। मध्य प्रदेश के गठन के संदर्भ में गलत कथन बताना है। 13वें क्वेश्चन में कहा गया है कि मध्य प्रदेश के गठन के संबंध में गलत कथन बताना है। तो महाकौशल की राजधानी जबलपुर थी, बिल्कुल सही है, महाकौशल की राजधानी जबलपुर हुआ करती थी। बुल्ढाना, अकोला, वर्धा सहित 8 जिले तत्कालीन मुंबई राज्य में मिला दिए गए, ये भी बिल्कुल सही है। जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया तो इन 8 जिलों को तत्कालीन मुंबई राज्य में, जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र का भाग है, इसमें मिला दिया गया था। ऑप्शन नंबर स है, तत्कालीन संपूर्ण विंध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश में मिलाया गया, बिल्कुल सही बात है, अर्थात जो पूरा का पूरा विंध्य प्रदेश का भाग था वो वैसा का वैसा ही मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। और ऑप्शन नंबर द है कि मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील को तत्कालीन राजस्थान को दे दिया गया, यह बिल्कुल गलत है। इसका सही कथन यह है कि जो मंदसौर जिला है उसकी भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा को तत्कालीन राजस्थान में मिलाया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द। यह दिया डिस्क्रिप्शन में कि भानपुरा तहसील को सुनील टप्पा, जो कि भानपुरा तहसील का स्थान था सुनील टप्पा, उसको राजस्थान के कोटा जिले में मिला दिया गया था। 14वें नंबर का क्वेश्चन है, भौतिक बनावट की दृष्टि से वर्तमान मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? तो जो भौतिक बनावट की दृष्टि से या प्राकृतिक भूभाग की बात करें उस आधार पर मध्य प्रदेश को कुल कितने भागों में बांटा गया है?
तो वर्तमान में 7 प्राकृतिक भूभागों में बांटा गया है, जबकि विभाजन के पूर्व 9 भाग थे। अर्थात विभाजन के पूर्व 9 प्राकृतिक भूभाग थे और वर्तमान में 7 प्राकृतिक भूभाग में विभाजित किया गया है। ये कौन कौन से हैं उनको भी नाम हमको ध्यान रखना पड़ता है। पहला है मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा मेकल श्रेणी तथा बघेलखंड का पठार। ये पूरे के पूरे 7 हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। निम्न पठारों में से किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है? तो जो ज्वालामुखी उद्गार से बनने वाला पठार है वह है मालवा का पठार। मालवा के पठार का जो निर्माण हुआ है वह हुआ है ज्वालामुखी उद्गार से, और ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है उसके द्वारा ही मालवा के पठार का निर्माण हुआ है। और मालवा के पठार में दक्कन ट्रैप सेल पाई जाती हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मालवा के पठार जिसका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है उसमें कौन सी चट्टानें पाई जाती है, तो दक्कन ट्रैप की चट्टानें पाई जाती है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख जिले कौन से हैं जो कर्क रेखा के सबसे अधिक समीप हैं? तो कर्क रेखा के जो सबसे अधिक समीप जिले हैं उनके नाम हैं उज्जैन, रतलाम और राजगढ़। आपको ध्यान होगा कर्क रेखा मध्य प्रदेश में उज्जैन में स्थित जो मंदिर है उसके ठीक ऊपर से गुजरती है, उज्जैन के महाकाल के मंदिर के ठीक ऊपर से गुजरती है। इसी कारण सबसे नज़दीक भी कहाँ हो गई, उज्जैन के। और वैसे भी आपको याद होगा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है और इन 14 जिलों के नाम आपको याद होने ही चाहिए, उज्जैन, रतलाम और राजगढ़। किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ नहीं है? खंडवा में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, बैतूल में भी है, छिंदवाड़ा में भी है, बिलासपुर इसका सही आंसर होगा। बिलासपुर में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है। और आपसे पूछा जाएगा कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का विस्तार कहाँ है, तो खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद। खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा और होशंगाबाद इन जिलों में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला विस्तृत है। सिगार चोटी, जानापाव तथा धजारी चोटी किस पठार में स्थित है? तो सिगार चोटी, जानापाव और धजार ये चारों की चारों ही जो चोटियाँ हैं यह स्थित है मालवा के पठार में। और ऑप्शन में कहीं पे भी मालवा का पठार नहीं दिया है, तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। सिगार चोटी, जानापाव, धजारी ये तीनों ही चोटियाँ हैं मध्य प्रदेश के महू में स्थित है। मध्य प्रदेश में मालवा के पठार के अंतर्गत महू में स्थित है। और इनकी ऊंचाई की बात करें तो सिगार चोटी ऊंची है 881 मीटर, सिगार चोटी 881, जानापाव 854 और धजारी चोटी जो है यह है 810। अगर ऐसा भी पूछा जाए कि मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिगार चोटी जिसकी ऊंचाई है 881 मीटर। और अन्य दो हैं उनके नाम है जानापाव और धजारी। जानापाव 854 और धजारी 810 मीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ किस पठार में स्थित है? तो जो धूपगढ़ है यह मध्य प्रदेश के किस पठार के अंतर्गत आता है? धूपगढ़ आता है मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला या सतपुड़ा के पठार के मध्य। तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, यह सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत भी विशेष रूप से अगर जिला पूछा जाएगा तो होशंगाबाद जिले में, होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में। और एकमात्र प्रदेश का हिल स्टेशन भी यही है और उसका नाम है पचमढ़ी। तो मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ किस पठार या किस पर्वत में आता है? वह आता है सतपुड़ा के पठार में। धूपगढ़ किस पहाड़ी पर स्थित है? धूपगढ़ जो स्थित है वह है, सेम रिपीट क्वेश्चन है, यह सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत स्थित है। और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में भी आप देखेंगे कि सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत महादेव पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़। अर्थात पहाड़ी श्रेणी है सतपुड़ा, पहाड़ी है महादेव पर्वत और महादेव पर्वत की ही ऊंची चोटी है धूपगढ़ जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर और जिला है होशंगाबाद। मध्य प्रदेश के 21वें नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस पठार में चौपायों की संख्या अधिक है? अर्थात कहाँ पे सर्वाधिक वन्य प्राणी या जानवर पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक चौपायों की जो संख्या है वह पाई जाती है बघेलखंड के पठार में। बघेलखंड के पठार में वन्य प्रदेश की अधिकता के कारण यहाँ पर चौपायों की संख्या सर्वाधिक है।
तो सर्वाधिक चौपाए हैं कहाँ पर? बघेलखंड के पठार में। 22वां क्वेश्चन है, सिद्ध बाबा पहाड़ी निम्न पठारों में से किस में स्थित है? सिद्ध बाबा जो पहाड़ी है, सिद्ध बाबा पहाड़ी किस पठार में स्थित है? तो सिद्ध बाबा है बुंदेलखंड में। सिद्ध बाबा की पहाड़ी पाई जाती है बुंदेलखंड के पठार में। और सिद्ध बाबा के पहाड़ी की ऊंची चोटी की जो ऊंचाई है वह है 1172 मीटर। सिद्ध बाबा पहाड़ी 1172 मीटर ऊंची है। यह स्थित है बघेलखंड के बुंदेलखंड के पठार में। और सबसे ऊंची चोटी भी बुंदेलखंड के पठार की सिद्ध बाबा की चोटी ही है। मध्य प्रदेश में गोंडवाना युग की चट्टानें निम्न क्षेत्र में मिलती है। 23वें का नंबर का क्वेश्चन है, गोंडवाना युग की चट्टानें जो है वो किस क्षेत्र में मिलती है? तो सतपुड़ा क्षेत्र में। मध्य प्रदेश की भू संरचना आद्य महाकल्प सेल समूह के आसपास की मानी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश की जो भू संरचना है वो किस सेल समूह के आसपास की है? तो यह है आद्य महाकल्प या महाकाल्प सेल समूह के आसपास की। और प्रदेश में जो गोंडवाना युग की चट्टानें हैं वह 2 क्षेत्रों में मिलती है, एक तो सतपुड़ा और दूसरी बघेलखंड। दोनों ही ध्यान रखना है, गोंडवाना युग की चट्टानें 2 क्षेत्रों में मिलती है, दोनों के नाम है सतपुड़ा और बघेलखंड। 24वें नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण किस नदी के द्वारा किया जाता है? तो जो मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण वह करती है नदी चंबल। चंबल नदी उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है, जबकि दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है ताप्ती नदी। उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है चंबल नदी, जबकि दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है ताप्ती नदी। फिर उत्तर पूर्वी सीमा का निर्धारण, तो उत्तर पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है सोन नदी। तीनों ही याद रखना है, दक्षिणी हो गई ताप्ती, उत्तरी चंबल और उत्तर पूर्वी नदी हो जाएगी आपकी सोन। 25वें नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ नहीं पाई जाती है? तो कहाँ कहाँ धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कहाँ कहाँ पाई जाती है? जबलपुर में, बालाघाट में और रीवा में। खंडवा में दक्कन ट्रेप चट्टानें पाई जाती हैं। खंडवा में दक्कन ट्रेप चट्टानें पाई जाती है, जबकि बाकी की सारे तीनों जिलों में आर्कियन समूह की धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। और यह पाई जाती है मध्य प्रदेश के बालाघाट में। और बालाघाट में जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है उसे कहते हैं चिपली श्रेणी। तो धारवाड़ की भी चिपली श्रेणी की चट्टानें पाई जाती है बालाघाट में। सौंसर श्रेणी या सागर श्रेणी की चट्टानें जबलपुर में और रीवा में गोंडाइट श्रेणी की। ये इनकी श्रेणियाँ भी ध्यान रखना है। पहले वृहद रूप में ध्यान रख लेते हैं कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें जबलपुर, बालाघाट और रीवा में। जबलपुर में सागर श्रेणी की, बालाघाट में चिपली श्रेणी की और रीवा में गोंडाइट श्रेणी की धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। 26वें नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कुड़प्पा क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में कुड़प्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं सभी जगहों पे, अर्थात बिजावर में भी, पन्ना में और छतरपुर में। तीनों ही आंसर सही है। ध्यान रखना है, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें बिजावर अर्थात ग्वालियर में, पन्ना और छतरपुर तीनों ही जगहों में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि कुड़प्पा क्रम की चट्टानें विशेष तौर पर ध्यान रखना है बिजावर, ग्वालियर। आपसे पूछा जाएगा कि बिजावर या ग्वालियर में कौन सी क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं? तो बिजावर में कुड़प्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट एक और है कि जो हीरा खदानें हैं वो किस क्रम की चट्टानों में है? तो यह भी कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में है। तो ध्यान रखिएगा, ग्वालियर और पन्ना दोनों में ही कुड़प्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती है। फिर 27वें नंबर का क्वेश्चन है, 27वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस स्थान को पूर्ण पाषाण युगीन नहीं माना जाता है? तो जो मध्य प्रदेश का ऐसा जिला जो पूर्ण पाषाण युगीन नहीं है वह है ग्वालियर। ग्वालियर जिला पूर्ण पाषाण युगीन नहीं है, जबकि सीधी, मंदसौर और खंडवा जिले को पूर्ण पाषाण युगीन प्रमाण प्राप्त करने के कारण इसे पूर्ण पाषाण युगीन माना गया है। ध्यान रखना है, सीधी, मंदसौर और खंडवा पूर्ण पाषाण युगीन है, जबकि जो नहीं है उसका नाम है ग्वालियर। अविभाजित मध्य प्रदेश 28 नंबर का क्वेश्चन है, अविभाजित मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई क्या है या चौड़ाई क्या है? तो आपको बताया था इस तरीके का जो विस्तार है वह है 870 और इस तरीके का है 605 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा, पर आपसे इसमें पूछा गया है कि अविभाजित मध्य प्रदेश, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है
कि अविभाजित मध्य प्रदेश की जो चौड़ाई थी वह थी 1127। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए, ये देखो नए विभाजित मध्य प्रदेश के बारे में देखें तो यह अभी है 870 और उत्तर से दक्षिण में है 605। तो अविभाजित की इसी में याद कर लेते हैं, वह पहले थी इससे ज़्यादा, वह थी 1127 और 605 के एवज में थी 996। वैसे पूछा नहीं जाता है, फिर भी आपको अविभाजित एवं विभाजित दोनों की याद होना चाहिए। अविभाजित मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की ओर जो चौड़ाई थी वह थी 1127 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की ओर थी 996 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन वही था कि अविभाजित मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितनी है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई है 996 किलोमीटर। 30वें नंबर का क्वेश्चन है अविभाजित मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या थी। अब आपको उसका विस्तार बताना है। अब विभाजित मध्य प्रदेश का जो विस्तार था वह था 21 उत्तरी अक्षांश से 26-30 और 74-9 पूर्वी देशांतर से 82-48। अब इसको याद करने के लिए आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो 21 था इसके बदले था यहाँ पे 17.46 उत्तरी अक्षांश से 26-30 बिल्कुल सही रहेगा और 74-9 से 82-48 की प्लेस में हो जाएगा 84-51। तो आपको दोनों ही याद रखना है। पहले आप ये वाले याद रखिए कि 21.6 उत्तरी अक्षांश से 26-30 और 74-9 से 82-48। जब विभाजित का याद हो जाएगा तो अविभाजित का याद करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि 21.6 की प्लेस में याद रखना है 17.46 और 82-48 की प्लेस में 84.51। 31वें नंबर का क्वेश्चन है अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है। तो जो अविभाजित मध्य प्रदेश था उसकी सीमा कुल 7 राज्यों को स्पर्श करती है। इसका आंसर सही होगा सी, 7 राज्यों को स्पर्श करती है, क्योंकि वर्तमान में के मध्य प्रदेश की कुल 5 राज्यों को स्पर्श करती है। उस समय का इस समय जो स्पर्श करने वाले राज्य हैं छत्तीसगढ़ को हटा दिया जाए तो बचते हैं 4। अब 3 कौन से थे, तो जो +3 थे उनके नाम ध्यान रखिए, बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। विभाजित मध्य प्रदेश पूछा जाएगा तो 5, अविभाजित मध्य प्रदेश पूछा जाएगा तो 7। 7 के स्थान में जो 3 नए प्रदेश आते हैं उनके नाम है बिहार, उड़ीसा और तीसरा है आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से 32वें नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से वे कौन से राज्य हैं जिनकी सीमाएं अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा को तो छूती थी लेकिन विभाजन के बाद नहीं छूती। तो ये वही 3 प्रदेश होंगे, आंध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा। झारखंड बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसकी सीमा ना तो पूर्व में छूती थी ना ही वर्तमान में छू रही है। तो वो 3 प्रदेश आंध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा हैं। नेक्स्ट 33 नंबर का क्वेश्चन है संपूर्ण मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से किस पठार का भूभाग है। तो जो पूरा का पूरा मध्य प्रदेश है वह किस पठार का भूभाग है, यह है दक्षिण के पठार का। जो मध्य प्रदेश है वह दक्षिण के पठार के अंतर्गत आता है और दक्षिण के पठार के अंतर्गत ही मध्य प्रदेश का संपूर्ण प्राकृतिक भाग अवस्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 नंबर का क्वेश्चन कहता है 34th नंबर का क्वेश्चन, भू संरचना की दृष्टि से चंबल सोन अक्ष के उत्तर का भाग क्या कहलाता है। अर्थात आपको बताना है जो चंबल सोन अक्ष है उसके उत्तर के भूभाग को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा मध्य उच्च प्रदेश। मध्य उच्च प्रदेश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो चंबल सोन अक्ष है, चंबल सोन अक्ष के उत्तर के भूभाग को मध्य उच्च प्रदेश कहते हैं। डिस्क्रिप्शन में यही दिया गया है कि चंबल सोन अक्ष के उत्तर के भाग को मध्य उच्च प्रदेश का नाम दिया गया है, जो कि दक्कन ट्रैप, विंध्यनशैल समूह तथा ग्रेनाइट नीस का बना हुआ है। इंपॉर्टेंट इतना है कि चंबल सोन अक्ष के उत्तर का भूभाग मध्य उच्च प्रदेश कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 35वां क्वेश्चन है भौगोलिक संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश के संबंध में सही कथन क्या है। तो जो सही कथन है वह हम पढ़ते हैं, नर्मदा सोन अक्ष के दक्षिण में सतपुड़ा की श्रेणी है। बिल्कुल सही है कि जो नर्मदा के सोन अक्ष के दक्षिण का भाग सतपुड़ा की श्रेणी कहलाता है। मध्य उच्च प्रदेश गंगा बेसिन का भाग है, यह भी बिल्कुल सही है। जो मध्य उच्च प्रदेश है वह किस का भूभाग है,
तो गंगा के बेसिन का भाग है। पूर्वी पठार महानदी और सोन नदी के बेसिन का भाग है, यह भी सही है। तो चारों ही कथन बिल्कुल सही है। आपको ध्यान रखना है, नर्मदा सोन अक्ष के दक्षिण में क्या है, सतपुड़ा की श्रेणी। और मध्य उच्च प्रदेश गंगा बेसिन का भाग है। पूर्वी पठार जो है वह है महानदी और सन नदी के बेसिन का भाग। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 36 है, राज्य पुनर्गठन से पूर्व मध्य प्रदेश को किन किन नामों से जाना जाता है। तो राज्य पुनर्गठन के पूर्व मध्य प्रदेश को अलग अलग नामों से जाना जाता रहा है। ऑप्शन है, ब्रिटिश काल में सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार, सीपी एवं बरार के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है ये। फिर नेक्स्ट है सेंट्रल इंडिया, बिल्कुल सही। पश्चिम की रियासतों को मध्य भारत कहा जाता था। तो उपरोक्त सभी सारे के सारे सही हैं। आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके ऑप्शन में से मिलती है कि जो पश्चिम की रियासतें को मध्य भारत कहा जाता था। डिस्क्रिप्शन में देखते हैं तो ब्रिटिश काल में सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार नामक प्रांत, बघेलखंड व छत्तीसगढ़ जैसी अन्य छोटी छोटी रियासतों को सेंट्रल इंडिया तथा पश्चिमी रियासतों को मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। अर्थात पश्चिम की रियासतें कहलाती थी मध्य भारत और छत्तीसगढ़ और बघेलखंड की छोटी छोटी रियासतें कही जाती थी सेंट्रल इंडिया। और ब्रिटिश काल में जो सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार मध्य प्रांत को कहते थे। फिर मध्य प्रदेश के किस जिलों में धारवाड़ शैल समूह को सौंसर सीरीज के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपको पता था कि धारवाड़ शैल समूह कहाँ कहाँ पाया जाता है, उसमें भी फिर उसकी अलग अलग सीरीज थी। तो इम्पॉर्टेंट है सौंसर सीरीज। तो धारवाड़ क्रम की जो सौंसर सीरीज है वह पाई जाती है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में। छिंदवाड़ा जिले में कौन सी शैल समूह या चट्टानें पाई जाती है, तो धारवाड़ क्रम की सौंसर सीरीज। धारवाड़ शैल समूह मुख्यतः दक्षिणी मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है कि धारवाड़ शैल समूह कहाँ है, धारवाड़ शैल समूह पाया जाता है दक्षिणी मध्य प्रदेश में। फिर इसी में जो सौंसर सीरीज है, सौंसर सीरीज पाई जाती है छिंदवाड़ा में सौंसर सीरीज पाई जाती है और जिसमें मैग्नीज निक्षेपण मिलता है, अर्थात मैग्नीज पाया जाता है। सौंसर के ऊपर अक्षया, नवीन तथा न्यून कायांतरित की चट्टानें मिलती हैं जिन्हें संकोली सीरीज के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात आपको ध्यान रखना है कि जो इसमें एक सौंसर सीरीज भी होती है और सकोली सीरीज भी। इंपॉर्टेंट है सौंसर सीरीज, और सौंसर सीरीज पाई जाती है छिंदवाड़ा में। क्वेश्चन नंबर 38वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पाई जाने वाली धारवाड़ शैल समूह को किस सीरीज के नाम से जाना जाता है। तो जो बालाघाट जिला है उसमें जो धारवाड़ शैल समूह की किस सीरीज की संज्ञा दी गई है, तो इसका सही आंसर होगा चिपली सीरीज। हमने पहले भी पढ़ा था चिपली सीरीज। तो बालाघाट में धारवाड़ शैल समूह की चिपली सीरीज पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 39वां, पन्ना की प्रसिद्ध हीरा की खदानें निम्नलिखित में से किस सीरीज के अंतर्गत आती है। इससे पहले भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो इसका सही आंसर होगा बिजावर श्रेणी। बिजावर श्रेणी या बिजावर सीरीज जो कि ग्वालियर, पन्ना इसके अंतर्गत आती है। तो पन्ना की प्रसिद्ध हीरा खदानें जो कि कुड़प्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं यहाँ पे, और किस सीरीज़ की, तो बिजावर सीरीज़ की। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें बिजावर सीरीज़ की, जो कि बिजावर, ग्वालियर और पन्ना के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 40वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस शैल समूह को छांटिए जो कैमूर, रीवा और भांडेर सीरीज में बांटी गई है। तो जो कैमूर, रीवा और भांडेर ये 3 सीरीजों में बांटी गई है, उस शैल का नाम है अपर विंध्यन। अपर विंध्यन शैल समूह को कैमूर, रीवा और भांडेर सीरीज में बांटा गया है। इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लीजिए कि जो मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली विंध्यन शैल समूह को 2 भागों में बांटा है। अर्थात विंध्यन शैल समूह को कितने भागों में बांटा है, 2, लोअर विंध्यन और अपर विंध्यन। फिर जो अपर विंध्यन है उसे भी 3 भागों में बांटा है, जिसका नाम है कैमूर, रीवा और भांडेर सीरीज। अपर गोंडवाना शैल समूह को सतपुड़ा क्षेत्र में किस नाम से पुकारा जाता है। तो जो अपर गोंडवाना शैल समूह को सतपुड़ा क्षेत्र में किस नाम से पुकारा जाता है, तो चौगान और जबलपुर दोनों ही ऑप्शन इसके सही हैं। तो अपर गोंडवाना शैल समूह को सतपुड़ा क्षेत्र में जबलपुर स्तर और चौगान दोनों ही नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसमें जबेरा का गुंबद स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
जबेरा का गुंबद जो स्थित है यह स्थित है कगार भूमि में, जिसे विंध्य कगारी प्रदेश भी कहा जाता है। तो जो जबेरा का गुंबद है वह स्थित है कगारी भूमि में। फिर जो मध्य उच्च प्रदेश है, आप ध्यान रखिए कि जो मध्य उच्च प्रदेश है इसमें 5 भूभागों में बांटा गया है। इन्हीं में से एक कगारी भूमि, जिसे विंध्यन कगारी प्रदेश या विंध्यन स्कार्पलैंड भी कहते हैं, इसी के अंतर्गत जबेरा का गुंबद स्थित है। जबेरा के गुंबद की बात करें तो 29 किलोमीटर लंबा और 13 किलोमीटर चौड़ा है। जबेरा का गुंबद 29 किलोमीटर लंबा और 13 किलोमीटर चौड़ा है और यह विंध्य कगारी प्रदेश का भूभाग है। अविभाजित मध्य प्रदेश कितने प्राकृतिक भागों में बटा हुआ था? तो जो वर्तमान विभाजित मध्य प्रदेश है वह है 7 प्राकृतिक भूभागों में, और अविभाजित जो मध्य प्रदेश है वह बटा हुआ था 9 प्राकृतिक भूभागों में। 44वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गंगा तथा नर्मदा का जल विभाजक माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गंगा और नर्मदा नदी का जल विभाजन का कार्य या जल विभाजक कौन करता है? इसका जल विभाजक करता है कैमूर कगार और भांडेर कगार। अर्थात कैमूर और भांडेर दोनों ही जो कि रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि रीवा पन्ना का पठार जल विभाजक का कार्य करता है गंगा और नर्मदा के मध्य, और रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत आने वाले कैमूर बार भांडेर दोनों ही गंगा और नर्मदा नदी के बीच जल विभाजक का कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, सतपुड़ा पर्वत के संबंध में कौन सा कथन है जो कि सही है? सही कथन चुनना है। तो सतपुड़ा पर्वत की लंबाई 1120 किलोमीटर है, बिल्कुल सही कथन है। सतपुड़ा पर्वत के पश्चिम में राजपीपला है, बिल्कुल सही। सतपुड़ा 3 भागों में विभाजित है, तो पश्चिमी जो श्रेणी है उसका नाम है राजपीपला। यह नर्मदा नदी के दक्षिण में है, नर्मदा नदी बीच में बहती है, इसके नीचे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ये सतपुड़ा है और ऊपर आती है विंध्याचल। तो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार करने वाला पर्वत ही सतपुड़ा पर्वत है। तो चारों ही कथन इसके बारे में सही है। लंबाई होगी 1120, इसका पश्चिमी भाग कहलाता है राजपीपला और नर्मदा के दक्षिण में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 46वां है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST देशांश से या देशांश से निकटतम है? तो जो मध्य प्रदेश का मानक समय है वह गुजरता है सिंगरौली से, और इसके समीपस्थ स्थित जो जिला है वह है रीवा। तो मध्य प्रदेश की देश की मानक समय रेखा मध्य प्रदेश में जिस जिले से होकर गुजरती है उसका नाम है सिंगरौली, और उसके बाद सबसे पास का जिला है उसका नाम है रीवा। क्वेश्चन नंबर 47 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? तो बालाघाट की सीमा महाराष्ट्र को छूती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि बालाघाट की सीमा महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों को ही स्पर्श करती है। मुरैना की सीमा ऊपर राजस्थान से स्पर्श करती है, यह भी सही है। झाबुआ की सीमा गुजरात को स्पर्श करती है, यह भी बिल्कुल सही है। छिंदवाड़ा की सीमा छत्तीसगढ़ को स्पर्श करती है, यह ऑप्शन गलत है। तो इसका आंसर सही होगा, छिंदवाड़ा और छत्तीसगढ़ सम्मिलित नहीं है, क्योंकि छिंदवाड़ा की सीमा महाराष्ट्र को स्पर्श करती है। 48 नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,08,252 किलोमीटर। ये मध्य प्रदेश देश के क्षेत्रफल का कुल 9.38% भूभाग अपने में समेटे हुए है, और राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्वेश्चन नंबर 49, मध्य भारत का पठार प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग में विस्तृत है? मतलब जो मध्य भारत का पठार है वह मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग में फैला गया है? तो मध्य भारत का पठार का जो क्षेत्रफल है वह है 32,896। यह कुल प्रदेश के 10.6% भूभाग में फैला हुआ है। ध्यान रखना है, मध्य भारत का पठार 32,896 और कुल क्षेत्रफल का 10.6% भूभाग। क्वेश्चन नंबर 50, मध्य भारत के पठार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो मध्य भारत के पठार के अंतर्गत जो जिले आते हैं, मध्य भारत के पठार में ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड ये तीनों ही जिले आते हैं, किंतु इंदौर नहीं आता, क्योंकि इंदौर भूभाग है मालवा के पठार के अंतर्गत। इंदौर जिला आता है मालवा के पठार के अंतर्गत, जबकि ग्वालियर, शिवपुरी और भिंड मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग दक्कन ट्रेप का भाग है? जो दक्कन ट्रेप का जो भाग है वह है मालवा का पठार।
हमने पढ़ा था कि मालवा के पठार की जो मिट्टी है या जो मालवा के पठार का निर्माण हुआ है वह ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। ज्वालामुखी उद्गार के बाद जो दक्कन ट्रेप की चट्टानें या दक्कन ट्रेप के पठार का भाग है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 52 नंबर का क्वेश्चन है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, और जो मध्य प्रदेश के सतपुड़ा की महादेव पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत पाई जाती है। इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर और यही मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, जो कि महादेव श्रेणी के अंतर्गत है और यह प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। 53 नंबर का क्वेश्चन है या 53वें नंबर का क्वेश्चन है 53rd, सोसर, सकोली व चिल्पी श्रेणी किस चट्टान से संबंधित है? तो हमने पढ़ चुके हैं सोसर, सकोली और चिपली या चिल्पी ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों के से संबंधित है और धारवाड़ क्रम की चट्टानें मध्य प्रदेश में बालाघाट व छिंदवाड़ा जिलों में पाई जाती है। बालाघाट और छिंदवाड़ा जिलों में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है, जिसमें से बालाघाट में जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है उसका नाम है चिल्पी श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 54, भांडेर, कैमूर व पारसनाथ किस पर्वत श्रृंखला के उपविभाग हैं? तो जो भांडेर श्रेणी, कैमूर श्रेणी और पारसनाथ ये जो पर्वत श्रृंखला विंध्याचल श्रेणी है उसके उपभाग है। अर्थात विंध्याचल श्रेणी का जो अलग अलग उपभाग हैं उसी के नाम है भांडेर, कैमूर और पारसनाथ। नर्मदा नदी की जो ऊपर की ओर फैली पर्वत श्रृंखला है, मतलब नर्मदा नदी के उत्तर की ओर जो पर्वत श्रृंखला है उसके अलग अलग भाग हैं जिनके नाम है कैमूर, भांडेर और पारसनाथ। फिर विंध्याचल श्रेणी की जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है उसकी सबसे ऊंची चोटी की अधिकतम ऊंचाई है 881 मीटर। सबसे ऊंची चोटी 881 मीटर ऊंची है। 55वां नंबर का क्वेश्चन है, 55 नंबर का क्वेश्चन है, राजपीपला, महादेव और मैकाल व राजमहल किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं? तो राजपीपला, महादेव, मैकाल श्रेणी ये सभी आते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत। इम्पॉर्टेंट नाम है राजमहल। राजमहल भी आता है किसके अंतर्गत? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के। सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा, सोन तथा दक्कन के पठार के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो सतपुड़ा श्रेणी है, सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा, सोन नदी तथा दक्कन के पठार के मध्य जल विभाजक का कार्य भी करती है। और सतपुड़ा श्रेणी के उप विभाग कौन कौन से हैं? तो राजपीपला भी सतपुड़ा का भूभाग है, महादेव भी है, मैकाल भी है और राजमहल। 56 नंबर का क्वेश्चन है, प्रदेश का उप विभाग पूर्वी पठार के अंतर्गत किस पठार को शामिल किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा पूर्वी पठार के अंतर्गत बघेलखंड के पठार को शामिल किया जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया था पूर्वी पठार के अंतर्गत किस पठार को शामिल किया जाता है? तो पूर्वी पठार का ही एक जो उपविभाग है वह है बघेलखंड का पठार। क्वेश्चन नंबर 57वां, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो जो राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला है और मध्य प्रदेश में विंध्य श्रृंखला है, इसके बीच में जो पठार है उसका नाम है मालवा का पठार। मालवा का पठार अरावली पर्वत और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य में स्थित है। फिर क्वेश्चन में पूछा गया है मध्य प्रदेश का पूर्वी देशांतर क्या है? तो हमने कंप्लीट अक्षांशीय और देशांतर स्थिति पढ़ी है, वह 21.6 से 26.30 उत्तरी अक्षांश, और देशांतर की बात करें तो 74.9 से 82.48। इसमें गलत लिखा हुआ है, यह आएगा 74.9 से 82.48 इसे इसी तरीके से पढ़ा जाता है अंश व मिनट में, किंतु हम उसे याद करने के तरीके से दशमलव में याद कर लेते हैं। 59 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश से कम है? तो मध्य प्रदेश से कम क्षेत्रफल वाला जो देश है उसका नाम कनाडा तो नहीं है, क्योंकि कनाडा का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश से अधिक है। ब्रिटेन का भी अधिक है, फ्रांस का भी अधिक है, किंतु संयुक्त जर्मनी का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल से कम है। 60वें नंबर का क्वेश्चन है, गंगा और महानदी के बीच जल द्विभाजक किसका भाग है? तो गंगा और महानदी के बीच जल द्विभाजक बघेलखंड का पठार करता है। अर्थात गंगा और महानदी के बीच जो जल द्विभाजक का कार्य करता है वह करता है बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार जल विभाजक का कार्य करता है गंगा और महानदी के बीच।
पृथ्वी की प्रारंभिक चट्टान मध्य प्रदेश में कौन सी है? तो जो पृथ्वी की प्रारंभिक चट्टानों की बात करें उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में कौन सी पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में आद्य महाकल्प। आद्य महाकल्प मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में बुंदेलखंड में गुलाबी ग्रेनाइट के रूप में चट्टानें मिलती हैं। अर्थात मध्य प्रदेश के पूर्वी भूभाग में तथा बुंदेलखंड में गुलाबी ग्रेनाइट के रूप में जो चट्टानें पाई जाती है वह पृथ्वी की प्रारंभिक चट्टानें आद्य महाकल्प का हिस्सा हैं। क्वेश्चन नंबर 62, ऐतिहासिक इमारतें बनाने में कौन सी चट्टानों के पत्थरों का उपयोग किया जाता है? तो जो ऐतिहासिक इमारतें बनाई जाती है उसमें जिन चट्टानों का उपयोग किया जाता है वह है पुराना समूह। पुराना समूह की चट्टानों का ही उपयोग किया जाता है ऐतिहासिक इमारतों को बनाने में। और ग्वालियर, दिल्ली और आगरा की जो ऐतिहासिक इमारतें हैं वह पुराने समूह की चट्टानों के ही द्वारा निर्मित की गई है। क्वेश्चन नंबर 63, नर्मदा सोन घाटियों एवं अरावली श्रेणियों के बीच जो त्रिभुजाकार पठार है वह कौन सा है? तो नर्मदा सोन घाटी और अरावली पर्वत श्रेणी के बीच जो मध्य पठार स्थित है उसका नाम है, पठार की बात करें तो वह आ जाएगा मालवा का पठार, किंतु एक विस्तृत रूप से बात करें तो उसको कंबाइन कहा जाता है मध्य उच्च प्रदेश। और इस मध्य उच्च प्रदेश को ही फिर बाद में 5 भूभागों में बांटा है जिसका नाम है मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी एवं बुंदेलखंड का पठार। ये पांचों ही मध्य उच्च प्रदेश के भूभाग हैं जो कि किसके अंतर्गत? नर्मदा सोन घाटी एवं अरावली श्रेणी के बीच में पाए जाते हैं। 64 नंबर का क्वेश्चन है, कैमूर श्रेणियों किन दो प्रमुख नदियों के बीच जल द्विभाजक का कार्य करती है? तो जो कैमूर श्रेणी है यह यमुना और सोन नदी के बीच जल विभाजक का काम करती है। कैमूर श्रेणी गंगा और यमुना और सोन नदी के बीच जल द्विभाजक का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 65, मालवा किन दो प्रमुख नदियों के बीच जल द्विभाजक के रूप में कार्य करता है? तो जो मालवा है वह 2 प्रमुख नदियों के बीच जल द्विभाजक के रूप में काम करता है, उसका नाम है नर्मदा और यमुना। नर्मदा और यमुना के बीच जल द्विभाजक का काम करता है मालवा का पठार। सर्वाधिक खनिज कौन से चट्टाने समूह में मिलते हैं? या पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक खनिज हैं वह किस चट्टान समूह में पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं धारवाड़ सेल समूह में। धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें होती है धारवाड़ समूह में सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं और यह मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा जिलों में पाई जाती हैं। लमेरा हिल या लमेटा हिल्स कहाँ पर है? तो लमेटा हिल्स है जबलपुर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लमेरा हिल्स हैं जबलपुर में। रायसेन में जो पर्वत है वह है भीमबेटका, फिर विदिशा में उदयगिरी, इंदौर में काकरी बर्डी और धार में मांडू हिल्स। ध्यान रखना है कि किस जिले में कौन सी हिल फेमस है। लमेटा हिल्स फेमस है जबलपुर के लिए, या लमेटा हिल्स हैं जबलपुर में। काकरी बर्डी हिल्स हैं इंदौर में, धार में पाई जाती है मांडू हिल्स और रायसेन में है भीमबेटका हिल्स और विदिशा में है उदयगिरी हिल्स। 68 नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो मध्य प्रदेश के 10 जिले। ध्यान रखिएगा, राजस्थान को स्पर्श करते हैं 10 जिले और ये 10 जिले मध्य प्रदेश के जो जिले हैं वह राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। मध्य प्रदेश के कितने जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या है 13 मध्य प्रदेश के ऐसे जिले हैं जो कि उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित युग्मों में से महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के उन जिलों की संख्या चुनिए जो मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र को स्पर्श करने वाले 9 जिले हैं और छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करने वाले मध्य प्रदेश के 7 जिले हैं। तो महाराष्ट्र को स्पर्श करने वाले 9 जिले और छत्तीसगढ़ को स्पर्श करने वाले 7 जिले। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से उन राज्यों के जोड़े को चुनिए जिन्हें मध्य प्रदेश के सर्वाधिक एवं न्यूनतम जिले स्पर्श करते हैं। तो मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जिले जिस राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं उसका नाम है उत्तर प्रदेश, और सबसे कम जिले जिस राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं उसका नाम है गुजरात। उत्तर प्रदेश के 13 जिले और गुजरात को 2 जिले। ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के 13 जिले स्पर्श करते हैं और गुजरात की सीमा से स्पर्श करने वाले मध्य प्रदेश के जिलों की संख्या है 2।
72 नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के उन जिलों की संख्या बताइए जो किसी भी राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूते, अर्थात ऐसे जिले जो कि मध्य प्रदेश में अंतर्वर्ती हैं, जो किसी अन्य राज्य से स्पर्श नहीं करते। उस जिलों की संख्या है 17। कुछ बुक्स में जिलों की संख्या 18 कही जाती है, किंतु आपको ध्यान रखना है मंडला जिला इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि मंडला जिले की सीमा छत्तीसगढ़ को स्पर्श करती है। ध्यान रखिएगा, मंडला जिले की सीमा छत्तीसगढ़ को स्पर्श करती ही करती है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित जिला युग्मों में से उसे छांटिए जिनकी सीमा एक से अधिक राज्यों को छूती है। तो इसका सही आंसर होगा सभी के सभी, क्योंकि इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि जो बालाघाट है, बालाघाट किन राज्यों को स्पर्श करता है, तो बालाघाट की सीमा स्पर्श करती है महाराष्ट्र को और साथ में छत्तीसगढ़ को। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। झाबुआ की सीमा स्पर्श करती है गुजरात और राजस्थान को, और मुरैना की सीमा स्पर्श करती है उत्तर प्रदेश और राजस्थान को। मुरैना ऊपर है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश आ जाएगा और यहाँ से राजस्थान स्पर्श करता है। फिर शिवपुरी में भी उत्तर प्रदेश और राजस्थान, और अलीराजपुर आता है गुजरात और महाराष्ट्र में। कंफ्यूज नहीं होना है। होता क्या है, इस तरीके का मध्य प्रदेश है, अगर यहाँ पे है नीचे महाराष्ट्र, ऊपर लगता है, ऊपर लगेगा गुजरात और यहाँ पे राजस्थान। अब यहाँ पे मध्य प्रदेश के 2 जिले स्थित हैं, जैसे कि हम एक ज़िला ले लेते हैं अलीराजपुर। तो अलीराजपुर स्थित है यहाँ पे, तो अलीराजपुर की सीमा स्पर्श करेगी महाराष्ट्र और गुजरात को, और यहाँ पे स्थित है झाबुआ। झाबुआ की सीमा स्पर्श करती है राजस्थान और गुजरात को। जैसा कि आपको मैंने मैप थोड़ा शॉर्ट में बता दिया था, मध्य प्रदेश में जो ज़िले हैं वो किस तरीके से स्थित हैं। ये इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को झाबुआ और अलीराजपुर में। तो झाबुआ आता है ऊपर, फिर नीचे आता है अलीराजपुर। इसी के कारण ये पूरा का पूरा 2 जिले स्पर्श करते हैं, ये स्पर्श करते हैं गुजरात को। पर यहीं से सीमा एक और निकल रही है, यहाँ पे आ जाएगा क्या, राजस्थान। तो इसी के कारण झाबुआ की सीमा स्पर्श करती है राजस्थान और गुजरात को, और नीचे साइड आएगा महाराष्ट्र। इसी के कारण अलीराजपुर की सीमा स्पर्श करेगी गुजरात और महाराष्ट्र को। सीधी और झाबुआ में सूर्योदय के समय पर विचार कीजिए। तो मध्य प्रदेश का सीधी और झाबुआ का जिला आपको पता ही है कहाँ है। सीधी जिला आता है मध्य प्रदेश के पूर्वी भूभाग में और झाबुआ पश्चिमी भूभाग में, और पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में लगभग 34 मिनट का अंतर है। तो इसके सूर्योदय में ऑप्शन नंबर सी, सीधी में सूर्योदय आधे घंटे पहले हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, विदर्भ क्षेत्र जो कि अब महाराष्ट्र राज्य का भाग है, पहले किस राज्य का हिस्सा था। तो जो विदर्भ जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है, पूर्व में मध्य प्रदेश का भाग था, और विदर्भ जो कि मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के बाद महाराष्ट्र में दे दिया गया, यह पूर्व में मध्य प्रदेश का ही भाग था। वास्तव में विदर्भ का पूर्व नाम ही बरार था। ध्यान रखना है कि जो पूर्व नाम बरार हमने पढ़ा है वह विदर्भ को ही कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 76, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किसका भाग है। तो जो मध्य प्रदेश भाग है वह है गोंडवाना लैंड का। मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग है, और जो गोंडवाना लैंड है वह हिमालय से भी पुराना है। गोंडवाना महाद्वीप भी कहा जाता है, और गोंडवाना नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे गोंड शासकों का शासन रहा है। क्वेश्चन नंबर 77, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र गोंडवाना लैंड कहलाता है। तो जो मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र गोंडवाना लैंड कहलाता है। और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में विशेषकर मंडला और जबलपुर क्षेत्र, अगर क्षेत्र पूछा जाएगा तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र बताना है, और ज़िले पूछे जाएंगे तो मंडला और जबलपुर का भाग ही कहा जाता है गोंडवाना लैंड। अब इसका नाम गोंडवाना क्यों पड़ा, क्योंकि इस क्षेत्र में गोंड वंश का शासन रहा है, जिसमें गोंडवाना के नाम से जाना गया है। गोंड वंश के प्रमुख शासक संग्राम सिंह, दुर्गावती और शंकर शाह थे। इम्पोर्टेंट है, गोंड वंश के शासक शंकर शाह, संग्राम सिंह और दुर्गावती, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संग्राम सिंह, दुर्गावती और शंकर शाह। सन 1480 में संग्राम शाह के गोंड शासक बनने के समय गोंड वंश का प्रभुत्व जबलपुर एवं मंडला पर था। तो ध्यान रखना है क्या कि दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में गोंडवाना लैंड कहलाता है, और विशेषकर कहा जाएगा तो मंडला और जबलपुर। अब कौन से शासक रहे, तो दुर्गावती, शंकर शाह और संग्राम सिंह। संग्राम सिंह ने 1480 में गोंड शासक बनने के बाद अपना प्रभुत्व जमाए रखा था, किस क्षेत्र पर, मंडला और जबलपुर पर। 78 नंबर का क्वेश्चन है, चंबल घाटी के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन उत्तरदायी है।
तो चंबल घाटी के निर्माण के लिए जो अपर्दन उत्तरदायी है उसका नाम है गली। गली अपर्दन पाया जाता है किसमें? चंबल घाटी के क्षेत्र में, जिससे गहरी नालियों का निर्माण होता है। अमरकंटक कहाँ पर स्थित है? तो अमरकंटक स्थित है मध्य प्रदेश में। अमरकंटक स्थित है मध्य प्रदेश में। और अमरकंटक किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है? तो अमरकंटक आता है मैकाल पर्वत श्रेणी। मैकाल पर्वत श्रेणी की चोटी है अमरकंटक। अमरकंटक आता है अनूपपुर जिले के अंतर्गत, अगर जिला पूछा जाएगा तो अनूपपुर जिला। और अमरकंटक को आदिवासियों का तीर्थ या आदिवासियों का घर भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, आदिवासियों का घर कहा जाता है अमरकंटक को। अमरकंटक है मैकाल पर्वत श्रृंखला में, जो कि अनूपपुर जिले के अंतर्गत आता है, और इसे आदिवासियों का तीर्थ भी, आदिवासियों का घर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य जो पठार स्थित है उसका नाम है मालवा का पठार। मालवा का पठार अरावली और विंध्य श्रृंखला जो कि मध्य प्रदेश में है और अरावली जो कि राजस्थान में, उसके बीच का जो भाग है उसे कहते हैं मालवा का पठार। और कंबाइन लैंड की बात करें तो मध्य उच्च प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय के सबसे निकट है? तो भारतीय मानक समय के सबसे जो निकट जिला है उसका नाम है रीवा। और कहाँ से होकर गुजरती है? तो उसका जिले का नाम है सिंगरौली। क्वेश्चन नंबर 82वां है, मध्य प्रदेश की सीमाएं किस राज्य से नहीं मिलती है? तो मध्य प्रदेश की सीमाएं 5 राज्य से मिलती हैं जो कि विभाजित है, और अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमाएं 7 राज्यों से मिलती हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश से मिलती है, पहले भी मिलती थी, गुजरात से भी स्पर्श करती है, किंतु उड़ीसा से स्पर्श नहीं करती। उड़ीसा से स्पर्श करता था अविभाजित मध्य प्रदेश, और वो जो 3 राज्य थे वे थे आंध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 83 क्वेश्चन कहता है मध्य प्रदेश की सीमा किस राज्य से नहीं मिलती है? तो इसका आंसर होगा, किस राज्य से मिलती है बताना है। पंजाब से स्पर्श नहीं करती है, केरल से भी स्पर्श नहीं करती है, किंतु महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश के जिले स्पर्श करते हैं, और मध्य प्रदेश के दक्षिण भाग में स्थित है महाराष्ट्र। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित है उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व में स्थित है छत्तीसगढ़, दक्षिण में स्थित है महाराष्ट्र, और पश्चिम में स्थित है राजस्थान एवं गुजरात। फिर पूछा गया है क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो मध्य प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल है ऑप्शन नंबर ए 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। इसी के बारे में बताया गया है कि मध्य प्रदेश सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिलों में राज्यों में दूसरे नंबर पे है, पहले पे है राजस्थान। किस राज्य को भारत का हृदय कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 86, मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा पहाड़ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश के पश्चिम में जो राज्य पड़ता है उसका नाम है, मध्य प्रदेश के पश्चिम में पड़ने वाले राज्य का नाम है राजस्थान। वैसे कुछ बुक में आपको गुजरात भी मिलेगा। मध्य प्रदेश के पश्चिम में सारे गुजरात भी है, राजस्थान भी है, किंतु अगर हम मैप को ध्यान से देखें तो मध्य प्रदेश किस तरह के मैप में जो एकदम पश्चिम है, एकदम पश्चिम में आएगा गुजरात, और आपसे यहाँ पे पड़ता है राजस्थान। तो राजस्थान को हम बोलेंगे उत्तर पश्चिम में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश के पश्चिम में पाया जाता है गुजरात और उत्तर पश्चिम में पाया जाता है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 87वां, क्षेत्रफल के आधार पर भारत में मध्य प्रदेश राज्य कौन से स्थान पे है? तो क्षेत्रफल के स्थान पर भारत में मध्य प्रदेश का स्थान है दूसरा, पहले नंबर पे है राजस्थान, और अविभाजित मध्य प्रदेश सबसे बड़ा था, किंतु विभाजन बाद इसका क्षेत्रफल हो गया 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। इसके कारण एरिया वाइज देश में दूसरे नंबर पे। 88वें नंबर का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है, अर्थात ऐसा राज्य जो कि मध्य प्रदेश की सीमा को नहीं टच करता है। उसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की सीमा मध्य प्रदेश को टच नहीं करती है, किंतु छत्तीसगढ़ की करती है, उत्तर प्रदेश की करती है, और गुजरात की भी सीमा स्पर्श करती है। 89वें नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? तो जो दक्षिण में राज्य है उसका नाम है महाराष्ट्र, गुजरात है पश्चिम में, राजस्थान है उत्तर पश्चिम में, और पूर्व अगर यहाँ पे बात करें तो हम पूर्वी भूभाग में ही पाया जाता है छत्तीसगढ़, या इसे बोले हम उत्तर पूर्वी भाग में। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को टच नहीं करती है? तो
तो उत्तर प्रदेश की सीमा टच नहीं करती है श्योपुर, क्योंकि श्योपुर जो ज़िला है इसकी सीमा स्पर्श करती है राजस्थान को। इम्पॉर्टेंट है, भिंड की सीमा ऊपर उत्तर प्रदेश को टच करती है, सतना की भी करती है, शिवपुरी भी करती है, किंतु श्योपुर जो ज़िला है, जो कि अभी हाल ही में बहुत न्यूज़ में रहा है, श्योपुर ज़िला, इसकी सीमा टच करती है राजस्थान को। 91 नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा भूभाग किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा भूभाग है वह है मालवा का पठार, और मालवा के पठार का क्षेत्रफल है 88,222 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल मध्य प्रदेश के 28.62% भूभाग पर फैला हुआ है। सबसे बड़ा भूभाग मालवा का पठार, कितने प्रतिशत पर? 28.62% भूभाग पर मालवा का पठार फैला हुआ है, जिसका क्षेत्रफल है 88,222 वर्ग किलोमीटर। और दूसरे नंबर पर आता है सतपुड़ा नर्मदा सोन घाटी, जिसका क्षेत्रफल है 86,000 वर्ग किलोमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस भाग में सबसे अधिक ऊंची चोटियां हैं? तो सबसे अधिक ऊंची चोटी मध्य प्रदेश के जिस भूभाग में है उसका नाम है सतपुड़ा श्रेणी, क्योंकि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में ही सबसे ऊंची चोटी जो कि धूपगढ़ पाई जाती है वह सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के महादेव श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन भी है, जिसका नाम है पचमढ़ी। और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की लंबाई की बात करें तो यह 1120 किलोमीटर, जो कि राजपीपला मेकाल श्रेणी तक विस्तृत है। राजपीपला मध्य प्रदेश में सतपुड़ा श्रेणी का पश्चिमी भाग है, किंतु पूर्वी भाग है मेकाल। 93वां नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा, कई बार रिपीट हो चुका है, पाँच राज्यों से स्पर्श करता है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का क्षेत्र नहीं है? तो बुंदेलखंड का पठार है, मालवा के पठार भी पाए जाते हैं, बघेलखंड का भी पठार है, किंतु उत्तराखंड मध्य प्रदेश का भाग नहीं है। उत्तराखंड एक स्वयं राज्य है, जो कि पूर्व में उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, यह उत्तरांचल था। क्वेश्चन नंबर 95, मध्य प्रदेश, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? तो आंसर होगा बिहार। बिहार की सीमा मध्य प्रदेश को टच नहीं करती है, किंतु राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा मध्य प्रदेश को स्पर्श करती है। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका सही आंसर होगा सतपुड़ा और विंध्याचल। सतपुड़ा मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के दक्षिण में है और विंध्याचल उत्तर में है, अर्थात ऊपर विंध्याचल पर्वत है और नीचे सतपुड़ा है और बीच में नर्मदा नदी बह रही है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि मध्य प्रदेश में कितने जिलों से होकर नर्मदा नदी बहती है? तो लगभग 15 जिलों से होकर गुजरती है नर्मदा नदी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 1985 में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, नर्मदा वैली डेवलपमेंट अथॉरिटी, NVDA या नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई थी सन 1985 में। क्वेश्चन नंबर 97 है, नर्मदा घाटी किसका उदाहरण है? तो नर्मदा घाटी है एक भ्रंश घाटी का। नर्मदा घाटी भ्रंश घाटी का उदाहरण है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी एवं सोन नदी दोनों ही जिन घाटियों का निर्माण करती है उनका नाम है भ्रंश घाटी। नर्मदा एवं सोन दोनों ही भ्रंश घाटियों का निर्माण करती है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि नर्मदा की घाटी में भी कौन सी चट्टानें पाई जाती है? दक्कन ट्रेप, जो कि मालवा के पठार के अंतर्गत भी पाई जाती है। और जो नर्मदा सोन की घाटी मध्य प्रदेश के अधिकतम नीचे भाग है, अर्थात जो नर्मदा सोन घाटी का भाग है या नर्मदा सोन घाटी का भूभाग है या मध्य प्रदेश की सबसे नीचा भूभाग है, इसकी ऊंचाई मात्र 300 मीटर के लगभग होती है। बालाघाट जिले की सीमा किस राज्य को नहीं छूती है? तो बालाघाट जिला है उसकी सीमा किस राज्य को छूती है ये बताना है। तो बालाघाट की सीमा 2 राज्यों को छूती है, एक है छत्तीसगढ़, यहाँ पे लास्ट में बालाघाट है और बालाघाट के ही यहाँ पर आ जाएगा छत्तीसगढ़ और यहाँ से टच होगा महाराष्ट्र। तो बालाघाट की सीमा 2 राज्यों को स्पर्श करती है जिनके नाम है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, तो ऑप्शन में आएगा छत्तीसगढ़। शहडोल जिला किस पठार के अंतर्गत आता है? शहडोल जिला आता है बघेलखंड के पठार के अंतर्गत। बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है शहडोल जिला। अन्य जिलों की बात करें तो सीधी, सिंगरौली और उमरिया, यह भी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आते हैं। 100वें नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सतपुड़ा श्रृंखला मौजूद नहीं है? तो बैतूल, छिंदवाड़ा, खंडवा और हरदा। तो इसका सही आंसर होगा कि मध्य प्रदेश में कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी कहता है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला हरदा में नहीं फैली हुई है, जबकि खंडवा, बैतूल और छिंदवाड़ा
यहाँ पर सतपुड़ा श्रृंखला फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर 101, मध्य प्रदेश का गठन किसकी अनुशंसा पर हुआ है? तो जो मध्य प्रदेश का गठन हुआ था यह राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा के आधार पर गठित हुआ था। और राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में बात करें तो इसका जो गठन हुआ था वह हुआ था 29 दिसंबर 1953 को। 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था और इसी की अनुशंसा के आधार पर मध्य प्रदेश का गठन किया गया है। और मुख्य रूप से देखें तो इसके सदस्य हैं हृदय नाथ कुंजरू, के.एम. पणिक्कर और अध्यक्ष थे फजल अली। तीनों ही नाम ध्यान रखना है, फजल अली, हृदय नाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर। 102वें नंबर का क्वेश्चन है, भूवैज्ञानिक दृष्टि से या भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से प्राचीनतम चट्टानें कौन सी हैं? तो मध्य प्रदेश में जो प्राचीनतम चट्टानें हैं वह है आर्कियन चट्टानें। आर्कियन चट्टानें प्राचीन युग की चट्टानें हैं। और कौन सा पठार है जो कि आर्कियन युग की चट्टानों से निर्मित है? तो इम्पोर्टेंट है, बुंदेलखंड का पठार आर्कियन युग की चट्टानों से निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 103, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है मालवा का पठार। और मालवा के पठार जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भूभाग भी है, जिसका क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल का 28.62% और एरिया है 88,222 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 104, मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य नहीं है। तो जो मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य नहीं है उसका नाम है उड़ीसा, क्योंकि महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। ये उन्हीं 5 राज्यों में से हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा को टच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, मध्य प्रदेश के किनारे कितने जिले राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं ऐसे मध्य प्रदेश को जो राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं? उन जिलों की संख्या है 10। फिर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि मध्य प्रदेश के भी 10 ही जिले हैं जो राजस्थान को स्पर्श करते हैं और राजस्थान के भी 10 ही जिले हैं जो कि मध्य प्रदेश को स्पर्श करते हैं। दोनों प्रदेशों में 10-10 जिले एक दूसरे की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश का जिला महाराष्ट्र राज्य के साथ सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो इसका सही आंसर होगा देवास, क्योंकि देवास किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करता, जबकि बड़वानी, बैतूल और बुरहानपुर तीनों ही जिले महाराष्ट्र को स्पर्श करते हैं। 17 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करते। या अंतर्वर्ती जिलों की संख्या मध्य प्रदेश में 17 हैं, उसी के अंतर्गत देवास भी आता है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को 2 भागों में बांटती है? तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश में जिस पठार को 2 भाग में बांटती है उसका नाम है मालवा का पठार। मालवा के पठार को मध्य प्रदेश में कर्क रेखा 2 भागों में विभाजित करती है। इसके अलावा एक चीज़ और यह भी है कि कर्क रेखा बघेलखंड एवं रीवा के पन्ना पठार को भी स्पर्श करती है, किंतु बराबर भागों में बात करें तो वह हो जाएगा मालवा के पठार। पर इम्पोर्टेंट रूप से ध्यान रखना है, रीवा का पन्ना का पठार और बघेलखंड के पठार को भी स्पर्श करती है कर्क रेखा। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ कहाँ स्थित है? तो महादेव पहाड़ी में। महादेव पहाड़ी में, जो कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भाग है। महादेव पहाड़ी में सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। यही बताया गया है कि धूपगढ़ सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत महादेव पहाड़ियों पर पाया जाता है जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो महादेव पहाड़ी है वह भारत में नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच है। इम्पॉर्टेंट है कि महादेव जो पहाड़ी है वह किन 2 नदियों के बीच है? तो जो महादेव पहाड़ी है वह नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच स्थित है। कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? तो जिस श्रेणी का नाम है जो कि यमुना और सोन के बीच जल विभाजक का कार्य करेगी उसका सही आंसर है कैमूर। कैमूर पर्वत भारत की विंध्य पर्वत श्रेणी का पूर्वी भाग, जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के कटंगी के पास प्रारंभ होकर पूर्वोत्तरी श्रेणी के रूप में रोहतास क्षेत्र तक चली जाती है। तो आपको ये क्वेश्चन रिजेक्ट कर दिया गया था। इसमें ध्यान सिर्फ इतना सा रखना है कि कैमूर पर्वत यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है। कैमूर पर्वत यमुना और सोन नदी के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी कहाँ पर स्थित है? तो पचमढ़ी स्थित है महादेव पहाड़ी पर। क्वेश्चन नंबर 111, चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में स्थित है? तो जो चंबल घाटी है यह भाग है मध्य भारत का पठार। मध्य प्रदेश का जो ऊपरी भाग है वह आता है मध्य भारत के पठार के अंतर्गत और इसी के अंतर्गत चंबल घाटी पाई जाती है।
क्वेश्चन नंबर 112, चंबल बेसिन में सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो चंबल बेसिन का सबसे उत्तरी जिला मुरैना है। चंबल बेसिन का सबसे उत्तरी जिला मुरैना है। क्वेश्चन नंबर 113, मध्य प्रदेश भारत का विशालतम राज्य है। तो मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और विभाजन के बाद मध्य प्रदेश आ गया दूसरे नंबर पे। यह स्थान पहले ग्वालियर के सिंधिया परिवार की ग्रीष्मकालीन राजधानी जाना जाता था। इसका नाम क्या है? तो शिवपुरी। ध्यान रखिएगा, शिवपुरी ग्रीष्मकालीन राजधानी थी किसकी? सिंधियाओं की। सिंधियाओं की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी क्या? शिवपुरी। ग्वालियर में सिंधिया वंश की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी, अर्थात जो ग्वालियर के सिंधिया वंश थे उनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी थी शिवपुरी। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला सागर संभाग का भाग नहीं है? तो सागर संभाग में जो जिला नहीं आता है उसका नाम है सतना, क्योंकि सतना आता है रीवा संभाग के अंतर्गत, किंतु पन्ना, टीकमगढ़ और दमोह ये सारे के सारे 6 जिले सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ एवं निवाड़ी आते हैं सागर संभाग के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सापेक्षतः मध्य प्रदेश का नया जिला है? तो मध्य प्रदेश का नया जिला ऑप्शन में से चेक करना है। तो नए जिलों में देखें तो ऑप्शन है अनूपपुर। अनूपपुर रीवा, मुरैना और देवास की अपेक्षा में नया जिला है और अनूपपुर का गठन हुआ था 15 अगस्त 2003 को। 15 अगस्त 2003 को अनूपपुर जिले का जो गठन किया गया था वह शहडोल जिले से अलग करके किया गया था। शहडोल जिले को अलग कर अनूपपुर जिला बनाया गया था। और अनूपपुर के बारे में एक और विशेषता है, अनूपपुर मध्य प्रदेश का अंतिम रेलवे जंक्शन है। अंतिम रेलवे जंक्शन है अनूपपुर। कौन सा क्षेत्र दूसरा सबसे बड़ा भारतीय राज्य है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश और पहले पे है राजस्थान। रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन बार बार। 108वें नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्न जिलों में से कौन सा जिला 2 अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है? अर्थात वह जिला बताना है जो 2 राज्यों को स्पर्श करता है। तो इसका सही आंसर होगा अलीराजपुर। अलीराजपुर की सीमा मध्य प्रदेश में 2 राज्यों को स्पर्श करती है और वह राज्य हैं गुजरात और महाराष्ट्र। नीचे है अलीराजपुर। अलीराजपुर की सीमा ऊपर से गुजरात से टच करती है और नीचे से महाराष्ट्र से टच करती है। क्वेश्चन नंबर 119, मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित 2 राज्यों का उल्लेख करिए। तो मध्य प्रदेश के जो दक्षिण में 2 राज्य हैं उनके नाम है महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के दक्षिण में है और आंध्र प्रदेश भी मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित है। 120वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मालवा क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण शहर है? तो मालवा क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण शहर की बात करें तो इसका आंसर होगा उज्जैन एवं इंदौर, क्योंकि उज्जैन एवं इंदौर दोनों ही प्रमुख हैं। उज्जैन में काफ़ी मंदिर हैं और महाकाल मंदिर है और इंदौर काफ़ी चीज़ों के कारण फेमस है। तो मालवा के क्षेत्र के अंतर्गत सबसे फेमस जो शहर हैं वे हैं उज्जैन और इंदौर। चंदेरी अपनी सीमाओं को बांटता है। चंदेरी अपनी सीमाओं को खालिस्तान में बांटता है। तो इसका सही आंसर होगा 121वें नंबर का। चंदेरी जो है मालवा और बुंदेलखंड की सीमाओं पर बसा हुआ है। इस शहर के बारे में खासियत यह है कि 11वीं सदी से इसका इतिहास जुड़ा हुआ है और ये व्यापारिक केंद्र है। चंदेरी मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित है। अगर जिला पूछा भी जाता है चंदेरी किस जिले में, तो इसका आंसर होगा अशोकनगर में। फिर चंदेरी मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर स्थित है। इसके अलावा चंदेरी साड़ियों के लिए भी प्रमुख फेमस है और इसका जो निर्माण या किसने बसाया था तो बुंदेला राजपूतों द्वारा बनाया गया था। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है? पहला, चंदेरी साड़ी के लिए फेमस है। चंदेरी अशोकनगर में आता है। 11वीं सदी से जुड़ा हुआ इतिहास है। चंदेरी जो कि मालवा और एवं बुंदेलखंड की सीमा पर बसा हुआ है और बुंदेला राजपूतों द्वारा इसका बसाया गया था। 122वें नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्न जिलों में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है? तो इसका सही आंसर होगा सिंगरौली। सिंगरौली उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों को स्पर्श करता है। सिंगरौली ऊपर आएगा, यहाँ से छत्तीसगढ़ देखेंगे और ऊपर आ जाएगा उत्तर प्रदेश। तो सिंगरौली किन 2 राज्यों को स्पर्श करता है? सिंगरौली उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमाओं को स्पर्श करता है। 123वें नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा शहर मध्य प्रदेश के वाणिज्यिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो वाणिज्यिक या व्यापार राजधानी जानी जाती है इंदौर को। इंदौर मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी है। मिनी मुंबई भी कहा जाता है। इसके अलावा अन्य नाम मिनी मुंबई, अहिल्यानगरी और खेल राजधानी। 124वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है? तो मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश का प्राकृतिक भूभाग है।
पश्चिम पठार नाम का कोई पठार मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। नर्मदा सोन घाटी भी मध्य प्रदेश में पाई जाती है और सतपुड़ा मैकल श्रेणी भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी पठार। 125वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोंडवाना पर्वत स्थित है? तो जो गोंडवाना पर्वत है यह है मध्य प्रदेश में। गोंडवाना पर्वत या गोंडवाना लैंड किस प्रदेश में है? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। गोंडवाना शैल समूह मध्य प्रदेश की विशेषता है और गोंडवाना से वन क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं? सघन वन। 126वें नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा पठार पश्चिमी मध्य प्रदेश के लगभग पूरे हिस्से को ढकता है? तो जो पश्चिमी मध्य प्रदेश के पूरे हिस्से को ढकने वाला पठार है वह है मालवा का पठार। मालवा का पठार पश्चिमी मध्य प्रदेश के लगभग पूरे भाग को स्पर्श करता है। क्वेश्चन नंबर 127 थे, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का प्राचीनतम भूभाग कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का प्राचीनतम भूभाग है गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। इस वीडियो में हम 127 क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। अगले पार्ट में हम 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे और मर्ज करके एक कंप्लीट वीडियो अपलोड भी किया जाएगा, जिससे कि एक चैप्टर को एक ही वीडियो में कवर किया जाए। थैंक यू। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं।